Hello physios, welcome back my channel. I am Neha and today I am going to learning about for exercise therapy. एक्सरसाइज थेरेपी में हमारा टॉपिक है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेचिंग के बारे में, क्या होता है स्ट्रेचिंग, और इसमें कुछ टर्म होती हैं बेसिकली। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, हाइपरमोबिलिटी हो गया, कॉन्टेक्चर हो गया, तो टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्चर हैं। ये सारे कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्ट्रेचिंग होता क्या है बेसिकली, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं ये समझ लेते हैं। स्ट्रेचिंग एक ऐसी मीन्स हमारी टेक्निक होती है, एक थेराप्यूटिक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके सेगमेंट होते हैं, उनको मूव कराते हैं। एक जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन होती है, उस रेंज ऑफ मोशन को पूरी प्रॉपर तरीके से करने के लिए हम पेशेंट को अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये तो हम देखते हैं क्या होता है। टर्म मोबिलिटी डिफाइंड एज मीन्स, एक मोबिलिटी जो टर्म है वो डिफाइन करती है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, मीन्स हमारे जो बॉडी के स्ट्रक्चर है उनकी एबिलिटी। और बॉडी स्ट्रक्चर कौन कौन से हो गए, जैसे मस्कुलर फाइबर हो गया, टेंडन्स है, लिगामेंट है, और इसके सेगमेंट जो हमारी बॉडी सेगमेंट होते हैं उन्हें मूव कराना, और उसका एक जो रेंज ऑफ मोशन है प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में लेके आना। तो ये हमारा स्ट्रेचिंग होता है। स्ट्रेचिंग में हम मतलब एक टेक्निक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी की एबिलिटी है, मीन्स हमारी बॉडी की एबिलिटी है मूव करना। फ्लेक्सिबल मतलब एक मूवेबल का होती है कि हम कोई भी बॉडी सेगमेंट को मूव करा सके और हम अपना डेली लाइफ के जो काम करते हैं वो हमारी एबिलिटी है। वो एबिलिटी कब पूरी होती है, जब हमारी स्ट्रक्चर उसमें परफॉर्म करते हैं, सेगमेंट प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं, अनरिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो इसमें हमें अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन को प्रॉपर तरीके से लाना, ये हमारा इस टेक्निक का यूज़ करके हम लाते हैं। सो बेसिक टर्म है कुछ, जैसे कि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, हाइपरमोबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रक्चर हो गए। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, ये समझ लेते हैं ये टर्म क्या क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, जो जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जो मीन्स हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जो सेगमेंट है वो मूव कर लेते हैं, रोटेट हो जा रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टली। कोई भी पर्सन होता है वो अपनी एक प्रॉपर एक जॉइंट को मूव करा लेता है, और कोई एक सीरीज़ में हमारे जॉइंट को मूव कर लेता है। जैसे कि हमारे सिंगल जॉइंट है, हम सिंगल जॉइंट को मूव करा पा रहे हैं, जैसे हमने अपना शोल्डर जॉइंट को फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा लिया। पर कोई ऐसा होता है कि वो सीरीज़ में जॉइंट को मूव करा, जैसे कि पहले उसने कराया रिस्ट जॉइंट का मूव, फिर उसके बाद एल्बो जॉइंट का मूव, फिर उसके बाद शोल्डर जॉइंट का मूव। तो क्या है, द एबिलिटी टू रोटेट ए सिंगल जॉइंट और सीरीज ऑफ ए जॉइंट। मीन्स एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम किसी सिंगल जॉइंट को मूव करा लें या हम एक सीरीज में जॉइंट को मूव करा। तो ये ईजिली रोटेट हो जाता है, अनरिस्ट्रिक्ट होता है, पेन फ्री डायरेक्शन में हम मूव कर, जहाँ हमें पेन नहीं होगा, हम अनरिस्ट्रिक्ट क्लॉथ्स है हमारे पास, तो ही हम सही से मूव करा सकते हैं अपनी बॉडी को। वरना रिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो हमारे मूव कराने में प्रॉब्लम करेंगे। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगा, हमें कंफर्ट नहीं फील होगा, और पेन फ्री डायरेक्शन में ही हम फुल रेंज ऑफ मोशन को ला सकते हैं। तो ये दो टाइप से होता है, एक डायनेमिक होता है, एक हमारा पैसिव होता है। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी को हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं। एक्टिव क्योंकि ये हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, पेशेंट एक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन पे, और पेशेंट की बॉडी के जो रेंज ऑफ मोशन है उस पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन मसल्स कॉन्टैक्ट एंड थ्रू द रेंज ऑफ मोशन। एंड नेक्स्ट है हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इस पैसिवली पेशेंट जो कर मीन्स पेशेंट कर नहीं पा रहा है, जैसे कि हमारी फिंगर का मूवमेंट कराना, तो ये पेशेंट कर नहीं पा रहा है, मतलब इतना ही कर पाया, फिर एक हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ी, सपोर्ट से कराने पर भी पेशेंट अपनी फिंगर को मूव नहीं करा पा रहा है, तो हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मीन्स एक हमें ज़रूरत होती है किसी की, कोई भी थेरेपिस्ट हो गया या कोई भी अदर पर्सन हो गया, क्लाइंट हो गया, उसकी ज़रूरत होती है कि वो पैसिवली मूव करा सकते हैं। ये क्या डिपेंड करता है, हमारी एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ की जो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक्सटेंसिबिलिटी, क्या हमारे जो टिश्यूज़ है, हमारी जो फाइबर है, उनकी क्या एक्सटेंसिबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी क्या होती है,
नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हाइपर मोबिलिटी मीन्स जो मोबिलिटी है एक हमारी जो फिक्स रेंज ऑफ मोशन है मूव उतना उतना भी हम मूव नहीं कर पा रहे, उससे कम ही मूव कर पा रहे हैं, तो ये हमारी हाइपर मोबिलिटी होती है। जो मेरी नॉर्मल मोबिलिटी है उसमें मोबिलिटी हमारी कम हो जा रही है। डिक्रीज मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्ट जॉइंट ऑफ मोशन, या तो डिक्रीज मोबिलिटी या हम उसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट जॉइंट ऑफ मोशन, मीन्स हमारा जॉइंट ऑफ मोशन है, जॉइंट जो मूव कर रहा है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। रिस्ट्रिक्ट क्या हो रहा है, या तो क्लॉथिंग से हो रहा है या कोई भी इंटरनली स्ट्रक्चर है वो हमारे इंजर्ड हो गए हैं, जैसे कि टेंडन्स है टियर्ड हो गए फाइबर्स हमारे, तो उनमें से उनकी वजह से भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोमोबिलिटी। जैसे कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट का जो जो उसकी रेंज ऑफ मोशन है वो 180 डिग्री है, तो वो 180 डिग्री प्रॉपर तरीके से पर्सन नहीं कर पा रहा है, वो ओनली 120 डिग्री या 150 डिग्री ही परफॉर्म कर पा रहा है, तो वो क्या हो गई, वो उसकी पर्सन की हाइपोमोबिलिटी हो गई। ओके, अब ये हाइपोमोबिलिटी होती कैसे है, जैसे उसके क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं हाइपोमोबिलिटी पे, जैसे कि हो गया प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट में, बहुत टाइम से कोई पर्सन है वो अपने जो मतलब एक ही पोस्चर में है, एक ही उसने पोजीशन ले रखी है, बहुत टाइम से वो बेड पे है या व्हील चेयर पे है, तो क्या हो गया बहुत टाइम से उसने अपने इमोबिलाइज होकर उसने अपने बॉडी सेगमेंट है उसे मूव नहीं किया है। नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। ऐसे जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को आराम वाली लाइफ, एक मतलब कुछ करना ना पड़े हमें और हम आराम से पूरा टाइम लेटे रहें, पूरा टाइम रेस्ट पे रहें, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, उसकी वजह से भी हाइपोमोबिलिटी हो जाती है। कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई भी इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है, ऐसे कभी स्प्लिंट लग जाती है, तो इन ट्रैक्शन हो जाता है, ट्रैक्शन लगाते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि हम बहुत टाइम से एक ही कंडीशन में एक ही पोजीशन में रहते हैं, तो इससे हमारे जो बॉडी सेगमेंट है वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो इससे हाइपोमोबिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि पोस्चरल मैलिग्नेंट विथ मसल्स लेंथ अल्टरनेशन, मीन्स पोस्चरल मैलिग्नेंसी हो जाए तो इससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी सेगमेंट है वो भी उसकी जो बॉडी सेगमेंट में जो मसल्स फाइबर है उनकी लेंथनिंग चेंज है, अल्टर हो जाती है, शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो जाती है। नेक्स्ट इम्पेयर्ड मसल्स परफॉर्मेंस, मसल परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं करे तो इम्पेयर्ड हो जाए, उसकी वजह से ट्रॉमा हो गया, इन्फ्लामेशन है, बहुत स्वेलिंग है, स्वेलिंग होने की वजह से तो वहाँ पे हम एक ही पोजीशन में पैर को, अपने हाथ को हो गया, पैर में कहीं भी इन्फ्लामेशन है तो एक ही उसमें कंडीशन में रखेंगे तो उससे भी हाइपोमोबिलिटी, पेन है, पेन होने की वजह से हम ये सोचेंगे बस हमारा जो जिस भी एरिया पे पेन है, जिस भी एक्सट्रीमिटी से अपर एक्सट्रीमिटी या लोअर एक्सट्रीमिटी में पेन है तो हम उसे बिना टच किए बिना हिलाए डुलाए एक ही जगह रखें, क्योंकि पेन हो रहा है तो इस वजह से भी मोबिलिटी कम हो जाती है। डिफॉर्मिटी हो गई कोई सी, या कोई हमारा पोस्चरल जैसे कि कोई भी पर्सन है वो 5-6 घंटे एक काम कर रहा है एक ही जगह बैठ के और एक ही पोजीशन में काम कर रहा है, तो उससे क्या हुई, उसकी बॉडी में भी हाइपोमोबिलिटी हो जाएगी। जॉइंट स्टिफनेस हो गया, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हाइपोमोबिलिटी करा देते हैं, इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाइपोमोबिलिटी आपके नहीं होना चाहिए, आपको आपका पोस्चर सही से रखना चाहिए, पोस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये हमारा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर मीन्स हमारी जो स्किन है वहाँ पे एक जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के जो फाइबर्स होते हैं उनमें शॉर्टनिंग आ जाए, शॉर्टनिंग आने से क्या होगा, जो हमारे आप इस स्किन पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। जैसे कि आपने बर्न के पेशेंट को देखा होगा, बर्न के पेशेंट में क्या होता है, वहाँ पे वो एक ही पोजीशन में रखते हैं और अपने जो लोकल एरिया है, जिस भी एरिया पे बर्न है उसे मूव नहीं करते हैं। मूव नहीं करने की वजह से जो हमारी मस्कुलर फाइबर होते हैं वो एक जगह थोड़ा सा इकट्ठा होने लगते हैं, उनकी लेंथनिंग शॉर्ट होने लगते हैं, कभी लेंथनिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। इसलिए बर्न के पेशेंट को फिजियोथेरेपी देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कॉन्ट्रैक्चर, इट इज अडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स टेंडन यूनिट एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज। मीन्स क्या हो जाता है, ये शॉर्टनिंग हो जाती है मसल्स की, टेंडन्स की और सॉफ्ट टिश्यूज़ की। मीन्स वहाँ पे क्या है, शॉर्टनिंग हो जाएगी।
एंड कॉन्ट्रैक्चर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन। यदि आपको कॉन्ट्रैक्चर हो गया है, उससे क्या होगा, हमारे जो मोशंस है, रेंज ऑफ मोशन है, वो भी कम हो जाएगी, आप मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी सपोज कर लेते हैं इस एरिया पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हुआ, यहाँ कॉन्ट्रैक्चर होने की वजह से हम ऐसे ही अपनी पोजिशन ऐसे रख सकते हैं, उससे मूव नहीं कर सकते, एकदम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है हमारा मोशन। तो कॉन्ट्रैक्चर क्या करता है, हमारे पूरे मोशन को कम लॉस कर देता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मसल्स टाइटनेस इज आल्सो डिनोट एडेप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल्स। यदि हमारी मसल्स है वो टाइट हो रही है, तो टाइट मसल्स टाइटनेस है तो वो हमारे डिनोट कर रही है, वो बता रही है कि यहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो मसल्स से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक्टिन मायोसिन हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टाइल एंड नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट जो मसल्स में है वो जो मसल्स टाइटनेस है वो बता रही है कि यहाँ पे आपकी जो टिश्यूज है वो उनकी लेंथ है वो शॉर्ट होने लगी है, मीन्स कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होने लगा। तो कॉन्ट्रैक्चर 4 टाइप से होता है। एक मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर होता है, स्यूडो मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर होता है, आर्थोजेनिक एंड पेरी आर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्चर होता है, एंड फिब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर, इसे हम इरिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्चर होता है। 4 टाइप से कॉन्ट्रैक्चर होता है। तो फर्स्ट हमारा मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। मायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर होता क्या है, मायो मीन्स मसल्स एंड स्टैटिक मीन्स हमारा रेस्ट, मीन्स हमारी मसल्स है वो रेस्ट पे होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है मसल्स के साथ, वो आराम से, ऐसा भी नहीं है कि कोई मसल्स में स्पास्टिसिटी या टोन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, मसल्स रेस्ट पे होती है। मस्कुलोटेंडनस यूनिट हैज़ एडॉप्टिवली सॉल्ट। जो मस्कुलोटेंडनस यूनिट होती है, मसल्स और टेंडन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे शॉर्टनेस आने लगती है और हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कोई भी स्पेसिफिक मसल्स पैथोलॉजी नहीं होती है, ओनली क्या होता है मस्कुलोटेंडनस यूनिट पे ही शॉर्टनेस आती है। एंड नेक्स्ट हमारा स्यूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर। स्यूडोमायोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, इसमें हमारी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है और इसमें क्या होता है हाइपर मीन्स जो हमारी मस्कुलर की जो मसल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें सब कुछ इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हाइपर टॉनिसिटी हो गया, हमारी मसल्स के अंदर टोन बढ़ जाता है। टोन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रही है वो बढ़ जाता है, फास्टली कॉन्ट्रैक्शन करने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपर टॉनिसिटी। स्पास्टिसिटी होते हैं और बढ़ जाती है, रिजिडिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। और ये सब होता क्यों है, क्योंकि वहाँ पे CNS लीजन हो गया या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई या कोई भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होने की वजह से वहाँ पे ये हाइपरटोनिसिटी बढ़ जाती है, टोन बढ़ जाता है और हमारी मसल्स होगी वो बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी हो जाएगी, रिजिडिटी हो जाती है। एंड पेन होने की वजह से भी मसल स्पाजम और गार्डनिंग हो जाती है, क्योंकि पेन की वजह से हम वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं, तो पेन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है आर्थोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर। आर्थोजेनिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, आर्थो मीन्स होता है जॉइंट, जो जॉइंट पे होती है, मीन्स इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी, जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमारे जॉइंट में होती है, जॉइंट के अंदर होती है, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी। जैसे कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड हो गया, कैप्सूल हो गया, तो इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। मीन्स क्या हो, चेंज एडेशन हो जाता है, जॉइंट इफ्यूजन एंड इरेगुलरिटीज ऑफ कॉर्टिलेज, मीन्स जो हमारे जो जॉइंट पे कॉर्टिलेज प्रेजेंट होता है वो उसमें क्या होगी इरेगुलरिटी, मीन्स या तो कॉर्टिलेज है वो धीरे धीरे से वहाँ से कम हो जाता है, फिर ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोमलाइटिस वाली कंडीशन आने लगती है, रिकेट्स कंडीशन आने लगती है, जॉइंट इफ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है, ऑर्थोजेनिक हमारे जॉइंट के अंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्टियोफाइटिक फॉर्मेशन। ऑस्टियोफाइटिक फॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारी बोन होती है, बोन में जो आर्टिकुलर सरफेस हो गया, आर्टिकुलर सरफेस पे क्या आउट ग्रोथिंग होने लगती है, बोन पे आउट ग्रोथिंग हो जाएगी जॉइंट के ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइटिक फॉर्मेशन। और ये कहाँ होगी, हमारी जो सरफेस होती है और आर्टियो जो सरफेस है उसके आसपास में ओवर ग्रोथ होने लगती है। लास्ट पॉइंट है हमारा फिब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर। अब फिब्रोटिक कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। फिब्रोटिक में क्या होता है, जो हमारे जो फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में हो गया, उनके आसपास जो लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग होती है, जैसे पेरीमाइशियम हो गया, एंडोमाइशियम हो गया, तो उन जो लेयरिंग होती है, जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग होती है वो रिप्लेस हो जाती है फाइब्रस टिश्यूज में।
मीन्स रिप्लेस होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ में। तो इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट होने से उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की वो कम हो जाती है। धीरे धीरे इलास्टिसिटी कम होती जाती है। उससे क्या, इसे हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। धीरे धीरे वो परमानेंटली हो जाता है, इरिवर्सिबल, तो दोबारा से अपनी कंडीशन में वापस नहीं आता है। जैसे कि हमारा पॉइंट है फाइब्रस चेंज इन कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके फाइब्रस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इलास्टिसिटी डिक्रीज, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, या तो फिर लॉस ही हो जाती है, परमानेंटली लॉस हो जाती है फाइबर। सो इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, और ये इरिवर्सिबल होती है। तो हमारी जो टिश्यूज होते हैं वो फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो नेक्स्ट हम वीडियो में स्ट्रेचिंग के और आगे का पार्ट लेके आएंगे। सो थैंक यू।